हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, हम एबीएम में से मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 24 का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं आज, जिसमें से रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 24 में। यदि लास्ट के दो वीडियो की बात करें तो उसमें से हमने क्या पढ़े हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट, स्ट्रेस्ड असेट्स, एनपीए, विलफुल डिफॉल्टर, डाइवर्जन एंड सिफॉनिंग ऑफ फंड, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स, ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये सारे टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज कोशिश रहेगी कि ये तीनों टॉपिक्स जो आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड बाय बैंक्स, अवेलेबल फ्रेमवर्क्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट्स एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ये तीन टॉपिक को आज हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के वीडियो जो आएंगे वो एमसीक्यू से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। जो भी बैंक के द्वारा एडवांस दिया गया, लोन्स दिया गया है, और यदि वो लोन सही नहीं चलता है, स्ट्रेस्ड असेट्स में कन्वर्ट होता है, तो उस केस में आरबीआई का क्या कहना है, किस प्रकार से उसका गाइडलाइन है, जिसके आधार पे हम डील कर सकते हैं उस अकाउंट के साथ। ठीक है, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रीस्ट्रक्चर द स्ट्रेस्ड अकाउंट एट एनी स्टेज, क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो या डाउटफुल हो। ठीक है, मीन्स जो रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है ये तो आपको पता है, रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी, ये लास्ट के वीडियो में तो समझा ही हमने। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि जब भी लोन खराब होता है इन द सेंस ये नहीं कि एनपीए ही हो जाता है, ओवरड्यू उसमें है। ठीक है, ओवरड्यू के बाद वो एसएमए 1 2 0 1 2 या तो फिर फाइनली वो एनपीए हो जाता है। तो वैसे केस में किसी भी स्टेज में रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब उसमें बोरोवर को थोड़ा सा असिस्ट करके, और फंड की जरूरत है तो फंड प्रोवाइड करके किसी रूप से क्या है कि अकाउंट को फिर से सही चलाया जा सकता है। तो वो किस स्टेज पे हम कर सकते हैं, बैंक किस स्टेज पे कर सकती है? तो चाहे अकाउंट स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो या डाउटफुल हो, किसी भी स्टेज पे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस को अपनाया जा सकता है। आप कहिएगा कि स्टैंडर्ड है तो उसमें क्या करना है, तो समझिए, अकाउंट स्टैंडर्ड कब तक कहलाता है? चाहे वो डिफॉल्ट उसमें हुआ है, क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ है, उसके बाद भी वो स्टैंडर्ड कहलाएगा जब तक कि वो एनपीए कन्वर्ट नहीं होता है। एनपीए जब कन्वर्ट हो जाता है तो अकाउंट वो बन जाता है आपका क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उसके पहले क्रेडिट डिफॉल्ट होने के बाद भी वो अकाउंट क्या है? स्टैंडर्ड में ही कहलाता है। ठीक है, तो क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ, इसका मतलब है कि एसएमए 0 में, 1 में, 2 में कहीं भी हो सकता है, तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट तो कहलाएगा। लेकिन जो क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ है, अकाउंट सही से नहीं चल पा रहा है, ओवरड्यू अकाउंट में है, वैसे केस में, स्टैंडर्ड के केस में भी रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। और दूसरी केस है यदि एनपीए हो चुका है, जिसे आप सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में उसे कंसीडर करते हैं, तो वैसे केस में भी रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। हालांकि जब लॉस आपका हो जाएगा अकाउंट, तो वहां कम गुंजाइश होता है कि फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद अकाउंट को सही किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी स्टेज में, स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है यदि वो वाइबल लग रहा हो यूनिट तो। ठीक है, बट कैन नॉट रीस्ट्रक्चर बोरोवर्स अकाउंट्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस क्या हो गया कि यदि आज उसके उस अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इसके आगे ये इफेक्टिव होगा, इससे पहले के डेट से इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। जिस डेट से रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है अकाउंट को, उस डेट से वो इफेक्टिव होगा, उससे पहले के डेट से इफेक्टिव नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोल रहा है कि कैन नॉट रीस्ट्रक्चर बोरोवर्स अकाउंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। ठीक है, चलिए, यदि ये समझ में आ रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग किस स्टेज पे करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होते हैं, तो आगे हम समझते हैं। नो अकाउंट विल बी टेकन अप फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बाय द बैंक्स अनलेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड एंड देयर इज अ रीजनेबल certainty of repayment from the borrowers as per terms of restructuring। सबसे पहली बात है कि यदि रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा किसी अकाउंट को, तो वो अकाउंट वाइबल होना चाहिए। वाइबल मतलब हो गया कि आगे चल करके वो अकाउंट प्रॉफिट दे सके, है ना। ऐसा नहीं है कि अकाउंट लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, आगे रीस्ट्रक्चर करके उसे भी रीस्ट्रक्चर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी लगे कि वाइबल यूनिट है,
है ना, बोरोवर इंटरेस्टेड है, आगे चल करके सही से वो चलाएगा अकाउंट को, उस केस में रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, the accounts not considered viable should not be restructured and bank should accelerate recovery measure in respect of such account। और यदि लगता है कि वाइबल यूनिट नहीं है, वाइबल नहीं है बोरोवर को जो लोन दिया गया है वो, तो वैसे केस में रिकवरी मेजर को स्टार्ट किया जाता है, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। जब अकाउंट खराब हो जाता है तो वैसे केसेस में रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, न कि रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है अकाउंट की। ठीक है, all lenders must put in place board approved policy for resolution of stressed assets including the timeline for resolutions। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आ रहा है रिजोल्यूशन, आरपी। ये क्या होता है? तो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, जो रीस्ट्रक्चर किया जाएगा अकाउंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक प्लान तो होना चाहिए ना कि कैसे कैसे करना है, किस प्रकार से यूनिट को सही से चलाया जा सकता है, फिर से किस प्रकार से कितने फंड को देना है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस अकाउंट से लेकर के, ये सारी चीजों को जो देखा जाता है यही रिजोल्यूशन प्लान कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन प्लान कहलाता है। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में जो प्रोसेस अपनाया जाता है और उसके लिए एक प्लान होता है कि हाँ किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसका प्रोसेस, तो वही रिजोल्यूशन प्लान कहलाता है अकाउंट का। समझ में आ रहा है? जब रिस्ट्रक्चरिंग होता है अकाउंट तो द लेंडर इनिशिएट द process of implementation a resolution plan even before the default to avoid a stressed asset becoming non performing assets। तो वही कह रहा हूं ना कि अकाउंट चाहे स्टैंडर्ड क्यों ना हो, वैसे केस में भी हम रिजोल्यूशन प्लान को शुरू कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए रिजोल्यूशन प्लान कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए, सही किया जाना चाहिए अकाउंट को, उसके लिए रिजोल्यूशन प्लान को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट एनपीए ना हो फिर भी। इसलिए ताकि पहले यदि हम उसे सुधार लेते हैं, उसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, तो वो अकाउंट आगे चल करके एनपीए ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या समझ में आया कि जो रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है, बोरोवर को जो हेल्प किया जाता है, पहले तो लोन दिया गया था लेकिन वो सही से नहीं चला पा रहा है, लेकिन उसकी मजबूरियां कुछ है, यदि थोड़ा सा और हेल्प किया जाए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तो अकाउंट और अच्छे ढंग से वो चल सकता है। तो वैसे केस में बैंक क्या करता है, उस अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में लाता है। ठीक है, और जो रिस्ट्रक्चर प्रोसेस में लाने के लिए प्लान जो बनाया जाता है, कैसे कैसे क्या करना है, वही रिजोल्यूशन प्लान कहलाता है। दूसरी चीज है, किसी भी स्टेज पे चाहे स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल अकाउंट हो, कहीं भी रिजोल्यूशन प्लान अपनाया जा सकता है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। वंस अ बोरोवर इज रिपोर्टेड टू बी इन डिफॉल्ट बाय एनी ऑफ द लेंडर्स, ठीक है, lender shall undertake a prima facie review of the borrower account within 30 days from such default called review period। ठीक है, कोई भी लेंडर के द्वारा ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि अकाउंट जो है वो आपका डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट करना मतलब ओवरड्यू अकाउंट में है, डिफॉल्ट कर रहा है। बताया था मैंने कि डिफॉल्ट करना जरूरी नहीं है कि वो आपका अकाउंट खराब ही हो गया। जब भी ओवरड्यू हो जाएगा अकाउंट में, ठीक है, ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं किया जा रहा है, तो कुछ दिनों तक ये डिफॉल्ट कहलाएगा और फिर 90 डेज जाने के बाद वो अकाउंट एनपीए होता है। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट होता है अकाउंट में तो क्या है कि प्राइमा फेसी उसमें देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है अकाउंट का कि वो अकाउंट किस प्रकार से काम कर रहा है, और ये 30 डे के अंदर ये होना चाहिए, जिसे रिव्यू पीरियड बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये जो डिफॉल्ट है, हो सकता है कि ये मल्टीपल बैंकिंग के अंतर्गत आ रहा हो, कंसोर्टियम में आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्टियम में हो तभी। यदि आप सिंगली सोल यदि उसको दिया गया है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है एक सिंगल बैंक के द्वारा, उस केस में भी रिव्यू पीरियड आपका जो है 30 डेज का होता है। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग दिस रिव्यू पीरियड lenders may decide on the resolution strategy including the nature of resolution plan, the approach for implementation of resolution plan, etc. If resolution plan is not possible, lenders may choose to initiate legal proceedings for recovery।
तो रिव्यू पीरियड में यह देखा जाता है कि किस प्रकार से इसमें रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट किया जाना चाहिए, करना है या नहीं करना है। यदि नहीं करना है रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट, तो उस केस में फिर रिकवरी का प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब रिकवरी प्रोसेस में क्या क्या हम लोग लास्ट पढ़ चुके हैं कि लीगल एक्शंस ले सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बैंक के पास। ठीक है, आगे देखिए, इफ द अकाउंट इज फाइनेंशियली वाइबल, यदि सही अकाउंट है कि फाइनेंशियली वाइबल है इन फ्यूचर, एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस इज टू बी इंप्लीमेंटेड, और रिजोल्यूशन प्रोसेस भी डिसाइड किया गया है कि उसमें शुरू किया जाना है, ऑल लेंडर्स शैल एंटर इनटू अ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA, यदि एक से ज्यादा लेंडर, एक से ज्यादा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है किसी बोरोवर को लोन देने में, जो मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्टियम अरेंजमेंट के तहत दिया गया है, तो वैसे केस में सारे क्रेडिटर्स मींस सारे बैंक्स के साथ मिलकर के एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पहले करना पड़ेगा कि हम आगे चल करके किस प्रकार से इसका रिजोल्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, to provide for ground rules for finalizations and implementations of the resolution plan in respect of borrowers with credit facility from more than one lender। वही है कि एक लेंडर से ज्यादा ने मिल करके किसी को लोन दिया है, तो ऐसे केस में ICA इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करना होता है कि हम रिजोल्यूशन प्लान आगे स्टार्ट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, the ICA intercreditor agreement shall provide that any decision agreed by lender representing 75% by value of total outstanding credit facilities, फंड बेस्ड एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड, दोनों मिला करके 75% जो दिया गया है अलग अलग लेंडर्स के द्वारा, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक बोरोवर को, तो उसका वैल्यू के आधार पे 75% जो यदि हो रहा है ना, एग्री कर रहे हैं लेंडर्स, या यदि नंबर की बात करें तो 60% लेंडर्स बाय नंबर शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द लेंडर्स। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग के तहत लोन प्रोवाइड किया गया है किसी बोरोवर को, तो उसमें से यदि बहुत सारे लेंडर्स हैं, ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जितना वैल्यू के आधार पर यदि करें, जैसे एग्जांपल से समझिए कि टोटल 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है किसी एक बोरोवर को, बहुत सारे, मान लीजिए कि इसमें 10 टोटल जो है 1 2 3 इस तरह से 10 टोटल लेंडर्स हैं, ये सारे ने मिला करके टोटल 100 करोड़ का क्या किया है कि लोन प्रोवाइड किया है किसी सिंगल बोरोवर को। ठीक है, तो इसमें से अलग अलग लेंडर्स के द्वारा अलग अलग परसेंटेज होगा जो दिया गया है लोन हो, है ना, तो उसमें से 75% वैल्यू के आधार पर यदि हम देखें तो 75% जितने लेंडर्स का बन रहा है, मान लीजिए इन्होंने 10 करोड़ दिया है, इन्होंने आपका 20 करोड़ दिया है, इन्होंने आपका 5 करोड़ दिया है, तो इस प्रकार से जब 75% जो भी वैल्यू होगा उतने लेंडर्स का यदि कंसेंट मिल जाता है, और 60% यदि नंबर की बात करें, मान लीजिए 10 मेंबर्स ने दिया है, तो 6 मेंबर्स यदि एग्री कर जाते हैं, और 75% वैल्यू के आधार पर ये देखते हैं उतने मेंबर यदि एग्री कर जाते हैं, तो वैसे केस में रिकवरी रिजोल्यूशन प्रोसेस को प्लान किया जाता है, और यहां पे बाकी जो मेंबर्स बच जाते हैं वो नहीं भी यदि एग्री होते हैं तो भी रिजोल्यूशन प्लान को शुरू किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो याद रखिएगा 75% वैल्यू के आधार पे और 60% नंबर के आधार पे, इसमें यदि वो मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्टियम बैंकिंग के तहत, कंसोर्टियम अरेंजमेंट के तहत लोन दिया गया है, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेमवर्क फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या कंडीशंस है कि हम उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ RBI का गाइडलाइंस है, उसके तहत हम इसे पढ़ने वाले। अभी तक जो अभी आपने देखा है वो एक नॉर्मल केस की बात की जा रही थी, यहां MSME एक आपका स्पेशलाइज्ड सेक्टर की बात है। ठीक है, समझिए, framework shall be applicable to all stressed MSME accounts having exposure up to 25 crore, ठीक है, including accounts under consortium or multiple banking arrangement MBA।
या तो किसी सिंगल बैंक के द्वारा दिया गया हो या कंसोर्टियम मल्टीपल बैंकिंग के द्वारा दिया गया। यदि 25 करोड़ तक का लोन है तो वैसे केस में जो एमएसएमई के तहत आ रहा हो 25 करोड़ तक का जो केस है वो कंसीडर किया जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, और उसके लिए कोई प्रोसेस है वो हम देखने वाले। समझ में आ गया? इसके लिए लिमिट क्या है? 25 करोड़ का है, चाहे फंड बेस्ड की बात करें नॉन फंड बेस्ड की बात करें, दोनों मिलाकर के आपका 25 करोड़ तक का है जो एमएसएमई के तहत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यदि उस यूनिट में दिया गया तो। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या करना है? फॉर रिजोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रेस्ड एसेट, उसका रिजोल्यूशन के लिए, उसका जो सही करने का जो उपाय है रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए, अ कमिटी हेडेड बाय रीजनल और जोनल हेड ऑफ द कन्वेनर बैंक विल बी फॉर्म। सबसे पहले क्या है कि यदि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, इसमें आपका एमएसएमई जो 25 करोड़ तक का अमाउंट है उसके लिए, उस अकाउंट के लिए, तो सबसे पहले रीजनल या जोनल, अलग अलग बैंकों के लिए किसी में रीजनल किसी में जोनल बोला जाता है, तो इनके जो हेड होते हैं उसकी अध्यक्षता में क्या है, कमिटी का फॉर्मेशन किया जाता है, और वो कमिटी ही बताती है कि फाइनली उसमें हमें रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है, रीस्ट्रक्चरिंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, और मेंबर ये तो हेड हो गए, रीजनल और जोनल हेड होते हैं कमिटी के, उसमें से कोई दूसरे मेंबर्स और भी हैं, वो कौन से हैं कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एमएसएमई ऑफ द कन्वेनर बैंक एट द रीजनल और जोनल ऑफिस लेवल। जो जोनल ऑफिस रीजनल ऑफिस में है, एमएसएमई का जो एक ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाता है वो भी रहेंगे इसमें। ठीक है, इस कमिटी में। नेक्स्ट क्या है कि एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इन एमएसएमई, एमएसएमई का जो एक्सपर्ट है इंडिपेंडेंट, जो बैंक के नहीं है पर्सन, वो रहेंगे इसमें, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बंदा रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये कमिटी का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। यहां पे और क्या कह रहा है कि मेंबर्स फ्रॉम द कंसोर्टियम मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट इन केस ऑफ कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट एडवांसेज। यदि कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग के तहत लोन दिया गया, मतलब है कि एक से ज्यादा लेंडर्स ने मिलकर लोन दिया है किसी बोरोवर को, तो यहां पे जो होगा उसके मेंबर भी इस कमेटी का मेंबर होंगे। ठीक है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट के जो यहां पे एक है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो एक होना है पर्सन को, वो यदि नहीं है तो बैंक कैन इंडक्ट एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इन द कमिटी, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को फिर उसमें शामिल किया जाएगा, नेमली अ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ अनदर बैंक ऑफ द रैंक ऑफ एजीएम एंड एबव। ठीक है, एजीएम या उससे ऊपर के जो रैंक के होंगे अधिकारी बैंक के, कोई दूसरे बैंक के, सेम बैंक के नहीं, उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो उस केस में उसे कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार से ये कमिटी का जो फॉर्मेशन होता है आपको समझ में आ गया। ये किस लिए कमेटी बनाई जा रही है कि जो भी अकाउंट जब खराब हुआ और लग रहा है कि ये वाइबल है ना, रिव्यू कमेटी के द्वारा लग रहा है कि ये वाइबल है, और यहां पे जो कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए कि वाइबल है कि नहीं, या रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, तो वैसे केस में आपका ये कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, व्हाइल डिसीजन ऑफ द कमिटी will be by simple majority of members, the chairpersons shall have the casting vote in case of tie। यदि वोटिंग किया जाता है, वोटिंग करने बाद टाई हो जाता है, वोटिंग ठीक है बराबर हो जाता है दोनों पक्ष से, तो वैसे केस में जो चेयरपर्सन्स होते हैं, जो हेड हैं, जोनल हेड या आपका रीजनल हेड बोलेंगे, वो फिर वोट कास्ट कर सकते हैं टाई के केस में। समझ में आ रहा है? अब देखिए, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मींस क्या हो गया कि पहले से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लग रहा है जिससे लग रहा है कि अकाउंट हमारा खराब होने वाला है ना, ओवरड्यू हो गया है, तो द ब्रांच और क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल सीपीसी है ना, जहां पे मेंटेन किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जो हब है, maintaining the account shall forward the stressed account with aggregate loans limit above 10 lakhs to the designated committee for a suitable resolution plans within 5 working day and
Recovery options under resolution plan by branch CPC is to be approved by the designated committee. ठीक है, जो ब्रांच है या सीपीसी है जहां पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, वहां पे यदि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पता चलता है कि अकाउंट ये खराब होने वाला है या खराब हुआ है, तो वैसे केस में क्या है कि 10 लाख एंड उसके ऊपर के जो अकाउंट है वो डेजिग्नेटेड जो कमिटी है, जो कमिटी बनी होती है इसके लिए, उसे वो इन्फॉर्म कर देती है 5 डेज के अंदर, 5 दिन के अंदर उसे रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, और टोटल जो इस कमेटी के तहत रिव्यू किया जाएगा उसका अमाउंट कितना होता है, 25 करोड़ तक का होता है। एमएसएमई की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, द कमिटी शैल डिसाइड ऑन एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन प्लान, किस प्रकार से प्लान इसका होना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, उसका जो एप्रोप्रिएट प्लान है उसे डिसाइड किया जाता है। इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, यदि रिस्ट्रक्चरिंग करना हो, टीईवी टेक्निकली economically viable, a study is to be got conducted mandatorily by the committee for accounts with aggregate exposures of certain level and above as per bank's policy। तो वैसे केस में जो कट ऑफ लिमिट है उससे ज्यादा के अकाउंट्स है तो उस केस में टीवी स्टडी करवाया जाता है। टीवी मतलब क्या वो टेक्निकली इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं यूनिट, वो यदि होता है तो उस केस में रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया जाता है और फाइनली अकाउंट रीस्ट्रक्चर किया जाता है फिर। ठीक है, द ऑप्शन अंडर रिजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी में इंक्लूड रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी। अब देखिए रिजोल्यूशन प्लान्स मींस क्या करना है आगे, उसके लिए जो ऑप्शंस है उसके तहत हो सकता है कि रेक्टिफिकेशन करवाने से काम चल जाए, सिर्फ ऐसा उसमें प्लान में तय किया गया, या तो रीस्ट्रक्चरिंग करवाने से काम चलेगा। और पता चलता है कि ना रीस्ट्रक्चरिंग से और ना रेक्टिफिकेशन से ना रीस्ट्रक्चरिंग से काम चलने वाला है, तो वैसे केस में रिकवरी मेजर शुरू किए जाते हैं, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि रिजोल्यूशन प्लान क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है, कमिटी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कितने दिनों में कहां पे रिपोर्ट किया जाता है और क्या अमाउंट होता है, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है फ्रेंड। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि यदि कोई विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। यदि जानबूझ करके किसी ने बैंक के पैसे को क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो वैसे केस में वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन द कमिटी में रिव्यू द रीजन फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ द बोरोवर एज अ विलफुल डिफॉल्टर एंड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द बोरोवर इज इन पोजीशंस टू रेक्टिफाई द विलफुल डिफॉल्ट। लेकिन यदि कमिटी को ऐसा लगता है कि जो रीजन्स था विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए और उस रीजन को वो सही कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है बोरोवर, और इन फ्यूचर लगता है उसे कि नहीं वो डिफॉल्ट करेगा, है ना, विलफुल डिफॉल्ट खास करके नहीं करेगा, तो वैसे केस में भी विलफुल डिफॉल्टर के अकाउंट्स को भी रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं। ठीक है, द डिसीजन टू रीस्ट्रक्चर such cases shall have the approval of appropriate specific authority as per banks schemes of डेलीगेशंस ऑफ पावर। तो ये अलग अलग जो बैंक के द्वारा है डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए कमिटी कौन होगी जो इस चीज को डिसाइड करेगा कि वो बोरोवर जो विलफुल डिफॉल्टर है उसे फिर से रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है कि नहीं अकाउंट उसके लिए। ठीक है, केसेस ऑफ द फ्रॉड एंड मेलफिसेंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग तो यदि कोई फ्रॉड का केस बनता है या मेलफिसेंस गलत ढंग से कोई अकाउंट को लिया गया है ना। देखिए अब यहां एक चीज आप क्लियर करिए कि विलफुल डिफॉल्टर और आपका फ्रॉड में क्या अंतर है, ये दोनों में बहुत अंतर है। विलफुल डिफॉल्टर मींस क्या हो गया कि लोन तो प्रॉपर ढंग से लिया गया है, सही से जो प्रोसेस है बैंक का उसके तहत ही लोन लिया गया है, सारी चीजों को मेंटेन किया गया है। यदि सिक्योरिटी की जरूरत है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है ना, गारंटर की जरूरत है गारंटर प्रोवाइड किया गया है, प्रॉपर केवाईसी हुआ है उसका, सही से लोन चल रहा है। लेकिन वो क्या है कि बाद में अकाउंट को सही से नहीं चलाता है, विलफुली वो डिफॉल्ट करता है। ठीक है, तो वो हो गया विलफुल डिफॉल्टर। लेकिन फ्रॉड का केस कब होता है, लोन का जो फ्रॉड होता है, लोन फ्रॉड है, इसका मतलब क्या होता है कि सही से केवाईसी ही नहीं किया गया है, जो पर्सन है वो सही जानकारी ही नहीं दिया, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होता है कि बैंक के पास कुछ होता ही नहीं है, सिक्योरिटी है तो वो भी फ्रॉड है, वो भी गलत है।
ठीक है, पर्सन ही गलत है, केवाईसी ही प्रॉपर नहीं किया गया, तो ये सारे केस जो बनते हैं वो फ्रॉड का केस बनते हैं। वैसे केस में रीस्ट्रक्चरिंग नहीं किया जा सकता है अकाउंट का। यदि खराब होता है तो वो अकाउंट को दोबारा सही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अकाउंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो गलत अकाउंट है ना। नेक्स्ट देखिए, वेयर एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय अ बैंक एंड एडमिटेड बाय द कमिटी। यदि एप्लीकेशन बैंक के द्वारा फाइल किया जाता है, कमिटी एक्सेप्ट करता है ना कि ठीक है, इसमें रिजोल्यूशन प्लान के तहत इसमें रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, द कमिटी विल नोटिफाई द कंसर्न्ड बोरोवर, बोरोवर को नोटिफाई करेगी कमिटी अबाउट सच एप्लीकेशंस विद इन 5 वर्किंग डे, 5 दिन के अंदर उस बोरोवर को इन्फॉर्म करेगी कि हाँ, आपके अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, रिजोल्यूशन प्लान के तहत हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। विद इन 15 वर्किंग डे ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस, जो बोरोवर है, बोरोवर को 15 दिन तक जो नोटिस मिला है उसके अंदर बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड और मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कमिटी। तो बोरोवर कमिटी के तहत अपना रिप्रेजेंटेशन देना है उसे 15 दिन के अंदर, जब उसे नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया कि जैसे रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया जाता है कि हाँ, इस अकाउंट में रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, तो उसके 5 वर्किंग डे के अंदर उस कमिटी के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा बोरोवर को, और नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद बोरोवर को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि ठीक है, हम इसके लिए एग्री हैं, या जो भी रिप्रेजेंटेशन देना हो कि हमें और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या जो भी रिस्पॉन्ड करना हो बोरोवर को, वो 15 दिन के अंदर उसे करना होता है, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ कन्वेनिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड बोरोवर, ठीक है, the committee will take a decision on the options to be adopted under the resolution plan, notify the borrower about such a decision within 5 working day from the date of such decisions। देखिए, शुरू में तो एक बार उन्होंने जब डिसीजन लिया कि हाँ इसमें करना है, तो उसके 5 डेज के अंदर उसे क्या करेगा, बोरोवर को इन्फॉर्म करेगा, बोरोवर को 15 दिन का समय मिलता है जिसमें रिस्पॉन्ड करना होता है उसे, ठीक है। लेकिन 30 डेज का जो टाइम है, 30 डेज कन्वेइंग इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग हुई है बोरोवर के साथ रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया बोरोवर ने, 15 दिन का जो नोटिस मतलब मिला था उसको, उसमें बोरोवर ने क्या किया, अपना रिस्पॉन्ड किया, अपना रिप्रेजेंटेशन रखा कमिटी के साथ। तो वो कमिटी के साथ जो बैठ करके जो मीटिंग की गई है, उसके 30 डेज के अंदर कमिटी को क्या है कि उसका डिसीजन लेना होता है फाइनली, जो भी दोनों के बीच में फिर डिसीजन हुआ है, किसके बीच में, बोरोवर और फिर कमिटी के बीच में। और फिर फाइनली 30 डेज के अंदर उसे डिसीजन लेना होता है कि हाँ, फाइनली हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और वो डिसीजन जब ले लिया जाता है तो उसके 5 दिन के अंदर बोरोवर को फिर से क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है वो फाइनल डिसीजंस के बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए, अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, जब फाइनल हो गया, रिजोल्यूशन प्लान फाइनल हो गया कि हमें किस प्रकार से करना है काम, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस किस प्रकार से करना है, वो यदि फाइनल हो गया हमारा, फाइनल टर्म्स एंड जो भी है उसका, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान हैज टू बी कंप्लीटेड बाय द बैंक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन ले लिया गया उससे फिर 30 दिन के अंदर वो शुरू हो जाना चाहिए। यदि रेक्टिफिकेशन किया जाना हो, यदि रिजोल्यूशन प्लान में ये सामने आया कि नहीं, अकाउंट में रेक्टिफिकेशन से सिर्फ काम चल सकता है, तो वैसे में 30 दिन के अंदर वो रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए, या तो फिर 90 डेज का समय आप ले सकते हैं यदि डिसीजन में ये सामने आया कि नहीं, ये अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करना है। समझ में आ गया टाइमलाइन क्या है। सो इन केस रिकवरी इज कंसीडर्ड एज रिजोल्यूशन प्लान, लेकिन रिजोल्यूशन प्लान में यह सामने आया कमिटी के द्वारा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग करके या रेक्टिफिकेशन करके अकाउंट को, तो वैसे केस में रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। द रिकवरी मेजर शुड बी इनिशिएटेड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, और उसमें से 30 दिन का ही डिसीजन जब से लिया गया है रिजोल्यूशन प्लान का कि रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो उसके 30 दिन के अंदर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये टाइमलाइन है। समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में समझिए ध्यान से। क्या होता है कि जब कमिटी के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि नहीं, इसमें रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट करना है,
तो बोरोवर को 5 डेज का नोटिस दिया जाता है। अब 5 डेज का नोटिस जब दिया जाता है तो बोरोवर के पास समय कितना मिलता है? 15 डेज का, जिसमें उसे रिस्पॉन्ड करना होता है। बोरोवर ने रिस्पॉन्ड किया, आया कमिटी के साथ, फिर बैठ करके डिसीजन लिया गया कि हाँ हमें किस प्रकार से आगे करना है। ठीक है, तो 30 डेज, अब जहां से बोरोवर का फिर से रिप्रेजेंटेशन दिया है वहां से 30 डेज तक कमिटी के पास समय होता है कि फाइनल डिसीजन आप लीजिए क्या करना है। और जब फाइनल डिसीजन ले लेते हैं तो 5 दिन का फिर से बोरोवर को क्या किया जाता है? इन्फॉर्म, 5 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है बोरोवर को यहां भी। ठीक है, अब क्या होता है कि फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है, तो यदि डिसीजन लिया है कि नहीं लोन का अकाउंट जो है वो रेक्टिफिकेशन के तहत हमें जाना है कि थोड़ा सा उसमें रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन मींस क्या हो गया कि जो ओवर ड्यू अमाउंट है उसे आप जमा करिए, अकाउंट को रेगुलर करिए, बहुत ज्यादा इसमें हेल्प बैंक से नहीं मिल पाएगा। तो वो रेक्टिफिकेशन में यदि जा रहा है तो 30 डेज का समय मिलता है बैंक को। लेकिन यदि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है अकाउंट को और हेल्प करना है बोरोवर को और कुछ फंड प्रोवाइड करना है, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में आता है, तो उसमें 90 डेज का समय मिलता है। और यदि ऐसा लग रहा है कि न रिस्ट्रक्चरिंग से न रेक्टिफिकेशन से काम चल सकता है, तो वैसे केस में 30 दिन का समय होता है और रिकवरी मेजर स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यहां तक यदि समझ लिया आपने, तो अब हम समझते हैं इंप्लीमेंटेशन कंडीशंस फॉर आरपी, रिजोल्यूशन प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके बारे में देखते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? फ्रेमवर्क क्या था जो एमएसएमई लोन्स के लिए हमने देखा है अभी तक। ठीक है, अब इंप्लीमेंटेशंस कंडीशंस फॉर आरपी रिजोल्यूशन प्लान के लिए क्या कंडीशंस है वो देखते हैं हम लोग, कैसे इंप्लीमेंट करना है उसे। क्या कह रहा है कि रिजोल्यूशन प्लान involving restructuring, change in ownership in respect of accounts where the aggregate exposures of lenders is 100 crore and above। 100 करोड़ या उससे ज्यादा का यदि एक्सपोजर है बोरोवर का और उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, रिजोल्यूशन प्लान स्टार्ट किया गया है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो वैसे केस में सेल रिक्वायर इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशंस, एक इंडिपेंडेंट बैंक का नहीं है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशंस ऑफ द रेसिडुअल डेट बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। ऐसे पर्पस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो लिस्टेड होते हैं, है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा आईसीई करवाया जाता है। आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशंस, कि जो भी बचे हुए हैं उसका क्या मतलब, क्या उसका रेटिंग है, क्या वैल्यू है, जो बचे हुए हैं आपके डेट हैं उसके लिए। ठीक है, while account with aggregate exposure 500 crores and above, और 500 करोड़ या उससे ज्यादा का यदि एक्सपोजर्स है बोरोवर का, सेल रिक्वायर्ड टू सच आईसीज, उस केस में 2 इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशंस जो हैं वो करवाए जाते हैं। ठीक है, अदर सेल रिक्वायर्ड 1, और यदि उससे कम के हैं तो अभी ऊपर में देखा हमने कि उसमें एक ही आईसीए से काम चल जाता है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन से। ठीक है फ्रेंड्स, only such resolution plan which receive a credit opinion of RP4, रिजोल्यूशन प्लान 4, ये जो रेटिंग आता है या इससे अच्छा और बेटर फॉर द रेसिडुअल डेट फ्रॉम 1 और 2 CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज द केस मे बी शैल बी कंसिडर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन। क्या कह रहा है समझिए फिर से, कि यदि एक तो आपने समझ लिया कि 100 करोड़ या इससे ज्यादा का एक्सपोजर है, वैसे केस में इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन करवाया जाता है जो भी डेट्स बचे हुए उसके। ठीक है, यदि 500 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर है उसमें 2 आईसीई को करवाया जाता है, इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन। लेकिन यहां पे चीज और क्या कह रहा है कि रिजोल्यूशन प्लान को ऐसे केस में हम तभी स्टार्ट करेंगे जब उसका रेटिंग RP4 या इससे अच्छा हो। रेटिंग दिया जाता है, इस केस में वो रेटिंग RP4 या इससे बेटर रेटिंग होगा, उसी केस में ही रिजोल्यूशन प्लान को स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा रिजोल्यूशन प्लान के तहत। यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या हो रहा है कि डिलेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, अब डिले हो रहा है। आपने फाइनल तो कर लिया है कि रिजोल्यूशन प्लान के तहत हमें रिस्ट्रक्चर करना है अकाउंट को या जो भी है, उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है, तो where a viable resolution plan in respect of borrower is not implemented within the timeline given below,
ऑल लेंडर्स शैल मेक एडिशनल प्रोविजंस। प्रोविजन तो किया ही जाता है, जैसे लोन खराब होता है या स्टैंडर्ड अकाउंट में कम प्रोविजन किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट में भी प्रोविजन होता है और आपका एनपीए होने के बाद भी प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कि यदि इंप्लीमेंटेशन रिजोल्यूशन प्लान का इंप्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है तो उस केस में एडिशनल प्रोविजंस को रखा जाएगा। जो प्रोविजन नॉर्मल रखे जाते हैं अकाउंट में, उसके अलावा प्रोविजंस रखे जाते हैं, जैसे 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ रिव्यू पीरियड। रिव्यू किया गया अकाउंट को, रिजोल्यूशन प्लान की ठीक है इसका किया जाएगा, लेकिन उसमें डिले हो रहा है तो 180 डेज के बाद रिव्यू पीरियड से 20% एडिशनल प्रोविजन रखे जाएंगे उस अकाउंट के लिए। एंड 365 डेज के बाद फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रिव्यू 15% रखे जाएंगे, ठीक है, एडिशनल प्रोविजन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द एडिशनल प्रोविजन शैल मेड over and above the higher of the following subject to the total provisions held being capped at 100% of the total outstanding। देखिए किसी अकाउंट में प्रोविजन तो 100% ही किया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं किया जाएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग है अधिक से अधिक 100% तक हम लोग प्रोविजन करते हैं, जो डाउटफुल और DB3 केसेस में देखा जाता है, ठीक है। यहां कह रहा है कि इस 100% तो मैक्सिमम होगा, लेकिन यदि नॉर्मल प्रोविजन जो किया जा रहा है, द प्रोविजंस ऑलरेडी हेल्ड, पहले से जो अकाउंट में प्रोविजंस है उसके अलावा यहां पे प्रोविजन रखे जाएंगे रिजोल्यूशन प्लान में यदि डिले हो रहा है इंप्लीमेंटेशन में, तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर असेट क्लासिफिकेशन स्टेटस ऑफ द बोरोवर अकाउंट। तो ऐसे भी जो क्लासिफिकेशन के आधार पे ही प्रोविजन तय किए जाते हैं, और उससे जो प्रोविजन क्लासिफिकेशन के आधार पे तय किए गए हैं, है ना, कि सब स्टैंडर्ड के लिए, डाउटफुल के लिए, DB3 के लिए, है ना, DB3, DB1, DB2 जो डाउटफुल में आते हैं, लॉस के लिए, सब स्टैंडर्ड के लिए जो प्रोविजन रखे जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे 20% और 15% का जो कंडीशन है उसे भी मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका 100% ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है आपका सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू ARC। मींस क्या हो गया कि एनपीए अकाउंट को ही बैंक क्या करती है, एनपीए अकाउंट को ही बेच देती है, ठीक है। तो एनपीए अकाउंट को जरूरी नहीं कि एनपीए स्टैंडर्ड अकाउंट को भी बेचा जा सकता है दूसरी कंपनी को, बैंक को, है ना। तो ऐसा केस में किस प्रकार के कंडीशंस हैं इसको हम अभी देखेंगे। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करता है उसे ARC बोला जाता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोला जाता है, जो RBI के साथ लिस्टेड होता है। जो अभी प्रेजेंटली यदि बात करें तो 28 ARC कंपनी है, ठीक है। तो इसके लिए किस प्रकार से बेचा जाता है समझिए। अब फाइनेंशियल असेट्स में बी सोल्ड टू द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, है ना, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC को बोला जाता है, बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर। कब बेचा जाएगा, तो एनपीए अकाउंट, जब अकाउंट एनपीए हो गया हो, या तो फिर इंक्लूडिंग नॉन परफॉर्मिंग बॉन्ड्स या डिवेंचर है वो भी सेल आउट किए जाते हैं, है ना, ARC को बेचे जाते हैं। या तो फिर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड एसेट हो, फिर भी यदि लगता है बैंकों की नहीं ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है या इसे सेल कर देना चाहिए, तो उस केस में यदि डिसीजन होता है तो उस अकाउंट को सेल कर दिया जाता है ARC को, ठीक है। अब यदि लोन जो दिया गया है वो कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत दिया गया है, तो उसमें यदि 75% तक का जो वैल्यू है वो अकाउंट का, है ना, वो यदि एनपीए होता है, तो वैसे केस में क्या है कि ये जो असेट है एनपीए है उसे सेल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक और कंडीशन है कि 75% से जो मेंबर्स हैं वैल्यू के आधार पे उसका एग्रीमेंट जरूरी है, वो उसका जो कंसेंट है वो जरूरी है इसके लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि वेयर द फाइनेंशियल असेट इज रिपोर्टेड एज SMA2 होता है by the bank and financial institution to central repository for informations on large credit CRILC। इसके पास इन्फॉर्म इसका किया जाता है, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है CRILC को, है ना, कब, जब अकाउंट आपका SMA2 में होता है, उस केस में ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस जो किया जा रहा है उसके लिए। However, if restructuring has been decided as resolution plan, then bank will not be बैंक विल नॉट बी परमिटेड टू सेल सच असेट्स टू SC और RC, मतलब ARC को नहीं बेचा जा सकता है। यदि एक बार डिसीजन ले लिया गया है कमिटी के द्वारा कि नहीं अकाउंट को रिजोल्यूशन प्रोसेस प्लान के तहत हमें रीस्ट्रक्चर में जाना है, रीस्ट्रक्चरिंग करना है उसका, तो वैसे केस में ARC को सेल नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया।
अब देखिए, बैंक आर आल्सो परमिटेड टू सेल देयर एनपीए टू अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, किसी को बेचा जा सकता है विदाउट एनी इनिशियल होल्डिंग पीरियड। जैसे ही लोन खराब होता है या खराब होने से पहले कभी भी बेचा जा सकता है। इसके लिए कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है कि इतने दिनों के बाद, लोन करने के बाद आप बेचेंगे, या तो फिर इतने दिनों के बाद, एनपीए होने के बाद ही आप बेच सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग financial assets should be held by the purchasing bank in its books at least for a period of 12 months before it is sold to other banks, financial institution और एनबीएफसी। लेकिन एक बार जब परचेज कर लिया जाता है किसी भी बैंक या एआरसी, है ना, जो भी कंपनी है, वो फिर 12 मंथ्स तक दोबारा उसे सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बैंक शुड हैव क्लियर पॉलिसी विद रिगार्ड टू वैल्यूएशंस ऑफ असेट्स प्रपोज टू बी सोल्ड। इसमें वैल्यूएशन होना जरूरी है, वैल्यूएशन करवाना जरूरी है जिस फाइनेंशियल असेट्स को सेल किया जाता है। In particular, it must be clearly specified as to in which cases internal valuations would be accepted and where external valuation would be नीडेड। ये क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए पॉलिसी में कि किस केस में हमें इंटरनल वैल्यूएशन करवाने से काम चल जाएगा, किस केस में एक्सटर्नल वैल्यूएशन करवाना है उस असेट का। हाउएवर इन केस ऑफ एक्सपोजर बियॉन्ड ₹50 करोड़, बैंक शैल ऑब्टेन 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट। लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा का यदि असेट है तो वैसे केस में 2 इंडिपेंडेंट आपका एक्सटर्नल वैल्यूएशन करवाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको ठीक लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।